गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर रीता देवी सिंह बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट का मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का वर्णन करने जा रही हूँ कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया किसे कहा है, सामाजिक क्रिया का क्या अर्थ है। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अपने आप में समाजशास्त्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है, क्योंकि बिना समाजशास्त्र के अध्ययन के हम सामाजिक क्रिया का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो आप जानते हैं समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है। अर्थात समाजशास्त्र वह है जिसमें हम सामाजिक क्रियाओं को करने का, उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उसकी दिशा एवं परिणामों के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जा सके। क्यों किया जाता है, क्यों व्याख्या की जाती है, क्यों व्याख्यात्मक बोध आवश्यक है। इसमें कार्ल मार्क्स का कहना है कि किसी भी सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध इसलिए आवश्यक है ताकि हम उस क्रिया की दिशा एवं परिणामों के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट कर सकें। क्यों इन्होंने इन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है और जिसमें कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया गया है। अर्थात यह सामाजिक क्रिया उसके दिशा एवं परिणामों के कार्य कारण संबंधों का ही अध्ययन माना जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया में दो प्रमुख आधार बताए हैं: सामाजिक क्रिया की व्याख्या करना और सामाजिक क्रिया के स्वरूप या कार्य कारण संबंध। अर्थात उनकी व्याख्या एवं संबंध के द्वारा ही कोई भी क्रिया पूरी होती है। यदि हम किसी भी क्रिया के कार्य कारण संबंधों का वर्णन नहीं करते हैं और सामाजिक क्रिया को परिभाषित नहीं करते हैं तो हम समाजशास्त्र को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मैक्स वेबर ने कहा है कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हमें लोगों से अंतःक्रियाएं करनी चाहिए। कैसी क्रियाएं करनी चाहिए? अंतःक्रिया मीन्स एक दूसरे के साथ अपने लक्ष्यों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस तरह से हम एक दूसरे की क्रियाओं को परिपूर्ण करते हैं, उन अंतःक्रिया को करना चाहिए, क्योंकि अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। जब तक हम क्रियाएं नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं होंगे, तब तक हमारे सामाजिक संबंध भी निर्मित नहीं होंगे, और जब तक सामाजिक संबंध नहीं होंगे तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा, और जब हमारे पास समाज नहीं होगा तो समाजशास्त्र का भी हम अध्ययन नहीं कर सकते। अतः ये सब एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से संबंधित मानी जाती हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रमुख तत्वों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है लक्ष्य, दूसरा है साधन, तीसरा है परिस्थिति, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कर्ता। अर्थात कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति, इन 4 तत्वों को किसी भी क्रिया को पूर्ण करने के लिए मैक्स वेबर ने सबसे महत्वपूर्ण माना है। यदि क्रिया करने वाला कर्ता नहीं होगा और यदि कर्ता के लक्ष्य नहीं होंगे और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यदि हमारे पास प्रॉपर साधन मीडियम नहीं होगा और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारे पास वैसी ही परिस्थितियाँ नहीं होंगी, तो हम किसी भी क्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने अपने इस सिद्धांत को, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को, एक पुस्तक के माध्यम से द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इसका वर्णन किया है। इन्होंने ये बुक लिखी है। इसमें कहा गया है कि किसी भी कार्य को क्रिया तभी कहते हैं जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मीनिंग अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हों और उसी के अनुसार उसकी गतिविधियां भी निर्धारित हों। अर्थात मैक्स वेबर ने कहा है कि किसी भी क्रिया को हम सामाजिक तभी कह सकते हैं जब वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है और जिसके द्वारा उन व्यक्तियों के क्रिया करने से दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार भी प्रभावित होते हैं, तो ऐसी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके साथ ही मैक्स वेबर ने
इस 4 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया है, 4 प्रकार की पहले प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि नंबर 1, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान एवं भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होती हैं। अर्थात मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रियाएं हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और एट प्रेजेंट भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होती हैं। हमेशा क्रियाएं एक दूसरे से, कालों से, व्यक्तियों से प्रभावित हुई मानी जाती हैं। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। इनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कोई भी क्रिया हो और सभी क्रियाएं सामाजिक हो, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो समाज के लिए अर्थपूर्ण नहीं होती हैं। इनका कहना है कि वे क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती हैं। तीसरा, इन्होंने कहा है कि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं है। मनुष्य का जो प्रत्येक प्रकार का संपर्क, हर प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं होता है। क्योंकि संपर्क व्यक्ति का अपने परिस्थितिवश होता है, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है। कई बार वो उस व्यक्ति के लिए हितकर होता है, लेकिन समाज के लिए वो अहितकर होता है। तो ऐसा संपर्क सामाजिक नहीं कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करने के लिए उसकी परिस्थितियां उसे उस कार्य को करने के लिए विवश करती है, लेकिन वो गतिविधि समाज के लिए नकारात्मक है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं है। चौथी विशेषता इन्होंने कही है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया होती है, एक सी क्रिया को कहते हैं, और न ही उस क्रिया को जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती हैं। अर्थात सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा, सामाजिक क्रिया जो होती है न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं, और न ही उस क्रिया को जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं सामाजिक क्रिया की। सामाजिक क्रिया के प्रकारों का वर्णन करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रियाएं 4 प्रकार की हैं। पहले इन्होंने कहा है तार्किक क्रिया यानी रैशनल एक्शन, दूसरी इन्होंने कहा है मूल्यांकनात्मक क्रिया इवैल्यूएटिव एक्शन, तीसरा इन्होंने कहा है भावात्मक और संवेगात्मक इमोशनल एक्शन और अफेक्टिव एक्शन, चौथा इन्होंने कहा है परंपरागत क्रिया या ट्रेडिशनल एक्शन। अर्थात मैक्स वेबर ने सबसे पहले जब तार्किक क्रिया का वर्णन किया है तो इनका कहना है कि तार्किक क्रिया हमेशा साधन साध्य के आधार पर यानी तर्क के आधार पर संचालित की जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना गोल अचीव करना चाहता है, लक्ष्य अचीव करना चाहता है, लक्ष्य को परिपूर्ण करना चाहता है, तो उसे उस लक्ष्य की पूर्णता के लिए तर्कपूर्ण ढंग से उसके साथ कार्य करना पड़ेगा, उसके साथ उसको क्रियाएं काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाके वो क्रियाएं संचालित होती है। तब जाके वो, जब तक हमारे पास साधन और साध्य यानी एंड मीन्स एंड एंड्स दोनों नहीं होते हैं, तब तक हम किसी भी क्रिया को रैशनल क्रिया के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है इवैल्यूएटिव एक्शन। इनका कहना है कि प्रत्येक समाज में अपने मूल एवं मानदंडों की रक्षा करता है। क्या करता है? जो हमारे पास इवैल्यूएटिव एक्शन, जो मूल्यांकनात्मक क्रियाएं होती हैं, वो हमेशा समाज में पाए जाने वाली वैल्यूज एंड नॉर्म्स की रक्षा करती है। किसकी? वैल्यूज एंड नॉर्म्स की रक्षा करती है तथा व्यक्तियों के व्यवहार को भी नियंत्रित करती है। अर्थात इवैल्यूएटिव एक्शन में हमेशा व्यक्ति अपने व्यवहारों को नियंत्रित करते हुए उसको पूर्ण करता है। तीसरा इन्होंने कहा है संवेगात्मक क्रिया इमोशनल एक्शन। जो क्रियाएं भावनाओं जैसे क्रोध, मोह, भय इत्यादि से संबंधित होती है, इन क्रियाओं को भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया के आधार पर परिभाषित, किसी से प्यार करना, किसी से घृणा करना, ये सब संवेगों के हमारे भाव के आधार पर होती हैं। इसलिए ऐसी क्रियाएं संवेगात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे किसी की मृत्यु
यदि होते हुए हम सुनते हैं तो उसमें हमारे संवेग और होते हैं, यदि किसी की शादी विवाह सुनते हैं उसमें संवेग और होते हैं। इस तरह से इन्होंने संवेगात्मक क्रिया का वर्णन किया है। अंत में इन्होंने परंपरात्मक क्रिया का वर्णन किया है, इसमें ट्रेडिशनल एक्शंस का वर्णन किया है। इनका कहना है कि ये क्रियाएं अत्यंत प्राचीन होती हैं। कैसी होती हैं? ट्रेडिशनल है, परंपरागत, पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रियाएं हस्तांतरित होती हैं, जैसे रीति रिवाजों का हस्तांतरण, लोक रीतियों जन रीतियों का हस्तांतरण, जातीय विवाह, मृत्यु, भोज, श्राद्ध इत्यादि। जब ऐसी क्रियाएं जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं तो ऐसी क्रियाएं परंपरागत क्रियाएं करें। इन क्रियाओं में तार्किकता नहीं होती है, अतार्किक क्रियाएं कहलाती है। भावात्मक क्रिया, संवेग मूल्यांकात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया, ये तीनों ही अतार्किक क्रिया है। लेकिन यदि हम तार्किक क्रिया का वर्णन करते हैं, जब हमारे पास साधन और साध्य दोनों मौजूद होते हैं, तब हम उस प्रकार की क्रियाओं का वर्णन इसमें करते हैं। इस प्रकार से इमाइल दुर्किम ने इन चारों प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया है। अंत में इन सभी उपरोक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक क्रिया वे क्रियाएं हैं जो समाज के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो समाज के लिए विकास, जो समाज को सफलता की ओर अग्रसर करती है, जो समाज को प्रगति की ओर ले जाती हैं। जो क्रियाएं समाज के लिए सकारात्मक होती हैं वही क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। थैंक यू।